हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज फ्यूज योर इंग्लिश मेंटर। हमने 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज में काफी सारी चीजें सीखी हैं। उन रूल्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और आई होप कि आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे और आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चंस करना इजी लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इस वीडियो से बेनिफिट ले सके और क्वेश्चन की सॉल्विंग प्रोसेस को इजी बना सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड देखते हैं आज की हमें कौन सी चीज सिखाने वाली है। रूल नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। 14 रूल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी। रूल नंबर 15 कहता है सम वर्ड्स एग्जिस्ट इन पेयर एंड जॉइन टू सब्जेक्ट्स विद देम। अब जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर और भी बहुत सारे वर्ड्स अभी जानेंगे आगे। ये कह रहा है कुछ वर्ड्स हमेशा पेयर में आते हैं और अपने साथ में दो वर्ड्स या दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वर्ड लिखा होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट नंबर 1, फिर उस वर्ड का सेकंड पार्ट लिखा होगा और आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये कैसे होगा मैं अभी आपको एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन देता हूं। वर्ड लिखा होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 1, फिर वर्ड लिखा होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो अगर आइदर और आपने सुना हो, ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है आइदर और। इसका एक भाई होता है नाइदर नॉर। चलिए आपको इसमें बेसिक डिफरेंस बताने से ही शुरुआत करते हैं। आइदर और नाइदर नॉर में जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है, आइदर और हमेशा पॉजिटिव चीजों की बात करता है और नाइदर नॉर हमेशा नेगेटिव चीजों की बात करता है। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। और कौन से वर्ड्स हैं? और वर्ड्स है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी इसी लीग में आएगा। फिर है नन बट, ये भी इसी लीग में आएगा। तो आपने देखा कैसे हमारे पास में क्या थे? हमारे पास में था आइदर और, फिर हमारे पास में था नाइदर नॉर, फिर हमारे पास में था नॉट ओनली बट ऑल्सो और था हमारे पास में नन बट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे वर्ड्स दो दो पार्ट्स में है। एक है आइदर, दूसरा है और, फिर है दूसरा नाइदर है पहला, दूसरा है नॉर। थर्ड वर्ड की बात करें तो पहला है नॉट ओनली, फिर दूसरा है बट ऑल्सो। ये सारे वर्ड्स देखिए दो दो वर्ड्स के ग्रुप को लेके चल रहे हैं, या तो सिंगल सिंगल या डबल डबल। अब जो रूल कह रहा था उस बात पे आते हैं। ये कह रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर में रहते हैं और अपने साथ में सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, वो भी दो दो। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो वर्ड की लिस्ट आपको याद हो गई होगी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट। चलिए इनका एप्लीकेशन देखते हैं। अब ऑब्जर्व करिए केयरफुली कि कैसे दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं और पहले वाले जो हमने वर्ड्स पढ़े थे उनके बेसिस पे देखते हैं कैसे दो वर्ड्स ज्वाइन होते हैं। वर्ड में मान लेते हैं हमने लिखा आइदर, दूसरे वर्ड में हमने लिखा और। ये तो आपको पता है, पहला अगर आइदर है तो दूसरा और हो जाएगा, पहला अगर नाइदर है तो दूसरा नॉर हो जाएगा, पहला अगर नॉट ओनली है तो दूसरा बट ऑल्सो हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। चलिए आइदर के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने लिखा आइदर राहुल, और के बाद में मैंने लिखा मनीष, दूसरा वर्ड मैंने लिखा मनीष। तो आप देख रहे हैं आइदर और के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। ये आएगा पहला वर्ड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट नंबर 1, फिर आएगा दूसरा वर्ड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये वाले जो भी अभी हमने वर्ड्स पढ़े हैं ये क्या करते हैं? हमेशा ये हमेशा ज्वाइन करते हैं दो सब्जेक्ट्स को। एक सब्जेक्ट आइदर के बाद जुड़ता है, दूसरा और के बाद। ऐसे ही सिमिलरली एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद जुड़ेगा, दूसरा नॉर के बाद में। वैसे ही नॉट ओनली के बाद में एक सब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट, एक नन के बाद में दूसरा बट के बाद में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इसको सेंटेंस में अप्लाई करके देखना चाहूं तो यहां लिखा है आइदर, उसके बाद में लिखा है सब्जेक्ट नंबर 1, वो क्या है? महेश। फिर लिखा है और, उसके बाद में लिखा है सब्जेक्ट नंबर 2, वो सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके साथ में आपको एक रूल में एक बात बताई गई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहां पे लिखा था जब भी हम दो वर्ड्स के साथ, जो दो वर्ड्स साथ में आते हैं, उन वर्ड्स की अगर हम लिस्ट में से कुछ भी यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा किसके साथ में एग्री करता है? सब्जेक्ट नंबर
टू के साथ में एग्री करता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी इन लिस्ट में से कोई सा भी वर्ड यूज होगा, चाहे वो आइदर और हो, चाहे वो नाइदर नॉर हो, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, या फिर नन बट हो, हमेशा जो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट नंबर 1 कौन सा है? महेश। सब्जेक्ट नंबर 2 कौन सा है? फ्रेंड्स। ये है सब्जेक्ट नंबर 2 और ये है सब्जेक्ट नंबर 1। वर्ब किसके हिसाब से यूज होगी? वर्ब यूज होगी बेटा सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से। सब्जेक्ट नंबर 2 कैसा है? यहां पे लिखा है फ्रेंड्स, यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब कैसी चाहिए होगी? बिना एस वाली। मैंने आपको रूल बताया हुआ है, अगर हम वर्ब के साथ में एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये सिंगुलर हो जाता है। अगर हम वर्ब के साथ में एस हटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे फ्रेंड्स मिल गया, यानी कि एक से ज्यादा फ्रेंड या दोस्त। तो फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब चाहिए, यानी कि प्लूरल वर्ब चाहिए, मतलब वर्ब में एस नहीं होना चाहिए। यहां पे हमने यूज किया हुआ है इज, तो ये इज गलत है। इज को हटाएंगे और इस की जगह पे क्या यूज कर देंगे बेटा? आर यूज कर देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? आइदर महेश और हिज फ्रेंड्स आर अटेंडिंग द पार्टी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी पिछले वाले लिस्ट में जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, जब भी वो आएंगे हमेशा दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होंगे, जिसमें से सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगल की बात कर रहा है तो एस वाली वर्ब, सिंगल की बात नहीं करके प्लूरल की बात कर रहा है तो बिना एस वाली वर्ब लगेगी, जैसे यहां पे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। ये थोड़ी सी नई चीज अगर आपको सुनने में लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए बताते हैं क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिलेट टू नाउन्स और सब्जेक्ट्स आर टर्म्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस। दो नाउन्स या सब्जेक्ट्स को जो रिलेट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसा हमारे रिश्तेदार, अगर मान लीजिए उनको पता चल गया कि आपका लड़का बड़ा हो गया है, या उनको पता चल गया आपकी लड़की बड़ी हो गई है, तो वो तुरंत रिलेशन बिठाने लगते हैं कि इन दोनों की शादी करा दो। होता है ना? ये काम किसका होता है? रिलेटिव्स का। ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस भी क्या करते हैं? सेम काम करते हैं। अगर कहीं पे वर्ड नंबर ए देख लिया और कहीं पे देख लिया वर्ड नंबर बी, ये क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। चलिए देखिए कौन से वाले वो वर्ड्स हैं। वो है हु, विच, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ। एक वर्ड यहां लिखना भूल गया हूं मैं, इट शुड बी दैट। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा। ठीक है, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और भी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो आपको इससे हिंट लग गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ही इज अ मैन हु नोटेड द क्वेश्चंस। अब यहां पे हु क्या है बेटा? हु क्या काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसने किसको रिलेट किया है? इस वाले पार्ट को और उसके आगे वाले पार्ट को। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं, दो फ्रेजेस को रिलेट कर सकते हैं, या दो वर्ड्स को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ी और बातें। When a relative pronoun is used in a sentence, the words preceding it and the words following it will not agree. अब ये बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड लिखा है वो, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ड लिखा है वो अग्री नहीं करेगा। फिर क्या कह रहा है? मेक देम अग्री टू करेक्ट द सेंटेंस। यानी कि आपके एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, दैट, हाउ, ये सारे आते हैं। जब भी ये कभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, इनके जस्ट लेफ्ट में जो वर्ड लिखा होगा और जस्ट राइट में जो वर्ड लिखा होगा वो अग्री नहीं कर रहे होंगे। मतलब अगर लेफ्ट में सिंगुलर है तो राइट में शायद प्लूरल लिखा होगा, लेकिन आपको उन्हें मैच कराना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कैसे। रिलेटिव प्रोनाउन के एक लेफ्ट में वर्ड लिखा होगा, एक वर्ड यहां पे होगा और दूसरा वर्ड होगा यहां पे। और जनरली क्या होगा? वर्ड नंबर 1 और वर्ड नंबर 2 मैच नहीं कर रहे होंगे। आपका काम क्या होगा? इन दोनों वर्ड्स को मैच कराना। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज कन्विंस्ड माई पेरेंट्स नाउ डिमांड्स मनी। अब यहां पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखा है? हु। जैसे ये लिखा था रिलेटिव प्रोनाउन, इसके लेफ्ट में एक वर्ड होगा और एक वर्ड होगा राइट में। हु के लेफ्ट में क्या लिखा है बेटा? फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा है, ये क्या है? प्लूरल। हु के राइट में क्या लिखा है बेटा? हैज। ये कैसा है? सिंगुलर। वर्ब में एस लगते ही क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो हु के लेफ्ट में फ्रेंड्स है यानी कि प्लूरल, राइट में क्या है? हैज यानी कि सिंगुलर। क्या अग्री कर रहे हैं? ये कैसा हो गया? प्लूरल। और ये कैसा हो गया? सिंगुलर, यानी कि अग्री नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही एरर आपको एग्जाम में मिलेगी। ऑल्दो जब हम वन ऑफ से सेंटेंस शुरू करते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है, लेकिन हु आते ही आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हु से पहले अगर
जो वर्ड है वो उसके बाद वाले वर्ड से अग्री कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो एरर कहां है, यहीं पे। तो हु के पहले जब प्लूरल है तो हु के बाद वाले को भी मैं प्लूरल बनाऊंगा, हैज काट के यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, हैव लगाऊंगा, और ये सेंटेंस अभी सही है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल का पॉइंट कह रहा है व्हेन वन इज यूज्ड। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही, आपको क्या पता चल गया, एक आदमी। मैंने बोला शी, आपको क्या पता चला, एक लड़की। मैंने बोला इट, आपको क्या पता चला, एक नॉन लिविंग थिंग। पेन और रिमोट, एक कोई नॉन लिविंग थिंग आ गई। लेकिन जब हम वन यूज करते हैं तो ये किसी एक को पॉइंट नहीं करता है, ये किसी के लिए भी कॉमनली यूज हो सकता है। तो एक लौता ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी एक को सिग्निफाई नहीं करता है, ये जनरल प्रोनाउन है। ठीक है, व्हेन वन इज यूज्ड एज अ in a sentence as a subject, the other pronouns like his, her, their, its is not used, once is used instead. अब जब भी हम वन यूज करेंगे तो क्या मैं वन के साथ में his यूज कर सकता हूं, नहीं यूज कर सकता। रीजन क्या है, जब मैं वन यूज कर रहा हूं तो मैंने he, she, it किसी के भी रिस्पेक्ट से उसको नहीं देखा है। ना वो एक मेल के लिए है, ना वो एक फीमेल के लिए है, ना वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, वो किसी के साथ भी कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं है। इसलिए जब भी हम वन यूज करते हैं हमेशा हम वन वाला ही प्रोनाउन यूज करते हैं, हिज, हर, देयर, इट्स ये सब यूज नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम वन का देखना चाहें तो सब्जेक्टिव में क्या आता है, वन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी वन आता है, रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ, एंड फिर उसके बाद वंस एंड वंस आता है। सब्जेक्टिव यानी कि जब अगर सेंटेंस शुरू करना होगा तो वन से, ऑब्जेक्टिव यानी कि जब सेंटेंस को खत्म करेंगे तो वन से ही होगा, दोनों सेम रहते हैं। रिफ्लेक्सिव में जो सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड आता है उसके साथ में वन सेल्फ रहेगा, फिर आगे दोनों पोजीशन दिखाने के लिए सेम वैसे ही यूज होंगे। ठीक है, पुरानी वाली क्लासेस में हमने ऑलरेडी बात की हुई है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहेगा इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यूज ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस है हु, फिर रिलेटिव प्रोनाउन है whom, तो इनको कब कब यूज करते हैं। जैसे हु और whom में बहुत ज्यादा डाउट रहती है बच्चों को, है ना, आपको भी शायद कुछ डाउट होंगे हु और whom में। लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली कि कब आपको हु यूज करना है, कब आपको यूज करना है whom। चलिए देखिए, पहला व्हेन सब्जेक्ट इज रेफर्ड। हु को कब यूज करेंगे बेटा, जब सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो, मतलब शुरुआत में जिस चीज की बात की होगी अगर उसको रेफर किया जा रहा है तो क्या यूज करोगे आप, हु। जैसे एलेक्स इज अ मैन हु लाइक्स डॉग्स एंड कैट्स। अब हु किस लिए यूज किया है, एलेक्स के लिए, क्योंकि ये लाइक कर रहा है किसको, डॉग्स फॉर कैट्स को। तो हु यहाँ पे सही यूज में है क्योंकि हु किसको रेफर कर रहा है, एलेक्स को, और एलेक्स क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए whom जब ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, मतलब जो चीज ऑब्जेक्ट यानी कि बाद में यूज हुई है सेंटेंस में, बाद में रेफर की गई है वर्ब के, उसको जब रेफर करा जाएगा तो हम whom यूज करेंगे। जैसे परी इज अ गर्ल whom I told you about, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, परी इज अ गर्ल whom I told you about। तो यहां पे whom किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। समझ रहे हो आप, तो परी इज अ गर्ल whom I told you about यानी कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहा है, इसलिए whom लगाना यहां पे करेक्ट चीज है। समझ गए आप, who और whom कब कब यूज करेंगे आप, मोस्ट कॉमनली। अब who और whom में ज्यादा डिफरेंसेस पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, which और that। तीसरा वर्ड है which जो आपको जानना चाहिए, और फिर है that। that का स्पेशली आपको यूज मालूम होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। which तो बहुत कॉमन है बट फिर भी इसका शायद एक पॉइंट आपको नहीं पता होगा। देखिए, which को हम हमेशा यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और लिविंग थिंग्स के लिए कब यूज करते हैं, जब हमको सिलेक्शन करना होता है। जैसे मान लो मैंने बोला इंडियन क्रिकेट टीम में कौन आपका फेवरेट है, तो हम सारी क्रिकेट टीम मेंबर में से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करा रहे हैं कि कौन सा फेवरेट है। इस जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, which। अदरवाइज आप which लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, ये पूछ रहा है which पेन इज ब्रोकन। यहां पे पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग यानी कि which, ठीक है। चलिए सेकंड, which प्लेयर इज एब्सेंट टुडे। अब यहां पे सिलेक्शन की बात हो रही है ना, कौन सा वाले प्लेयर आज एब्सेंट है, तो इस हिसाब से हम which यहां पे लिविंग थिंग्स के साथ में यूज कर सकते हैं, और किसी कंडीशन में लिविंग थिंग्स के साथ में which यूज नहीं हो सकता। that देखिए, जब भी ये वाले वर्ड यूज हुए होंगे, पहला है all, इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान रखिए, the same, the only, none एंड anything। जब ये वाले वर्ड यूज हुए होंगे
तो आपको कोई और रिलेटिव प्रोनाउन ना लगा के सिर्फ क्या लगाना है, दैट लगाना है। ध्यान रहे वर्ड्स है ऑल, द सेम, द ओनली, नन एंड एनीथिंग। जब भी ये वाले वर्ड्स सेंटेंस में यूज हुए होंगे, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन ना लगा के आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। जैसे द सेम पेन विच वॉज लॉस्ट इज विद हिम। अब यहां पे क्या लिखा है, द सेम। हमने क्या पढ़ा, द सेम आते ही आप कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन और नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा दैट, तब ये सेंटेंस होगा सही। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चेक करने की बारी आ गई है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, तो आप साथ साथ में आंसर्स करते चलिए और मेक श्योर कि आपके आंसर सही नहीं है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट मी डाउन। फर्स्ट, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम दैट दीज टॉफीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई। अब मैंने आपको याद करिए बताया था, जब हम सेंटेंस को खत्म करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, आई क्या है, सब्जेक्टिव। तो यहां पे एक तो हम सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं, इस हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव चाहिए। दूसरी बात, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी लेट वर्ड आ जाएगा, कभी बट वर्ड आ जाएगा, या फिर कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा, इसके बाद में हमेशा आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, प्रोनाउंस का, हमेशा हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे प्रोनाउन का। ठीक है, तो लेट बट या प्रेपोजिशन आ जाएगा। अगर यहां पे बिटवीन मतलब प्रेपोजिशन लिखा हुआ है तो हम यू एंड मी लिखेंगे, तब ये सेंटेंस ठीक होगा बेटा। तो आई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, मी। रीजन क्या है, प्रेपोजिशन है बिटवीन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। वन शुड बी द वन डिसाइडिंग हिज फ्यूचर एंड नॉट द पीपल कमांडिंग हिम सिंस एवर। अब यहां पे क्या होना चाहिए, वन शुड बी द वन डिसाइडिंग हिज फ्यूचर एंड नॉट द पीपल कमांडिंग हिम सिंस एवर। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे गलतियां दिख रही है आपको। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वन को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हिज, हर, इट, देयर, ऐसा कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे वन शुड बी द वन डिसाइडिंग हिज जो यहां पे लिखा है ये गलत है। इसकी जगह पे क्या लगना चाहिए, वंस फ्यूचर एंड नॉट द पीपल कमांडिंग हिम सिंस एवर। यहां पे इस वाले वर्ड में भी गलती है, यहां पे हिम की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो आपके एग्जाम में एक ही गलती आती है, बट फिर भी इन वाले क्वेश्चंस में तो हम सीख रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी वन हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तब हम क्या करेंगे, हमेशा हिज, हर, इट, देयर, ऐसा कोई भी प्रोनाउन लगाने से बचेंगे। सारे प्रोनाउंस वन के ही बेसिस पे लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल एंड मी कैन बी थ्रोन आउट ऑफ टीम इफ इट कम्स टू सेविंग पीपल इन पैंडेमिक। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत जब हम करेंगे तब हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव फॉर्म। यहां पे राहुल लिखा है, इसका तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा। उसके बाद में लिखा है एंड मी, मी कौन सा फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्या है, आई। तो मी को काटूंगा यहां से और क्या यूज करूंगा बेटा, आई यूज करूंगा, तब ये सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ। अब इस क्वेश्चन पे मैं मार्क कर रहा हूं स्टार, और आप भी इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस कम से कम 10 बार मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, और स्टूडेंट्स तब भी इसके एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये जनरली आपको समझ में ना आए शायद एक शॉट में। तो ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पे लिखा है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो शायद आपको बहुत अजीब लगेगा। देखिए यहां पे लिखा है हु, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। हमने आपको रूल बताया था कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में करूंगा चेकिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा है आई और राइट साइड में लिखा है इज। क्या आई के साथ कभी इज लग सकता है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। तो इज को यहां पे हटाना पड़ेगा और इज की जगह क्या लगाओगे आप, एम लगाओगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ। ठीक है, एक और बार समझाता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। हु जब लिखा होता है या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड देखते हैं। लेफ्ट और राइट को हम हमेशा मैच कराने की कोशिश करते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। हु के लेफ्ट में लिखा है आई, और आई के साथ हमेशा लगता है एम, और कुछ हम नहीं लगा सकते। इज और आर और एम में से हमेशा सिर्फ एम ही पॉसिबल है। तो लेफ्ट में लिखा है आई, राइट में लिखा है इज। गलती कहां पे बेटा, इज को हटाना पड़ेगा और एम लगाना पड़ेगा।
होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो पार्थिव हैज बीन अलॉटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेटिंग द ऑडिटोरियम। ठीक है, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो पार्थिव हैज बीन अलॉटेड। अब नॉट ओनली पढ़ा था हमने और साथ में क्या पढ़ा था, बट ऑल्सो पढ़ा था। ठीक है, हमने जाना था कि नॉट ओनली के बाद में एक सब्जेक्ट लगेगा और दूसरा लगेगा बट ऑल्सो के बाद में। ठीक है, ये भी बढ़िया चीज है, लेकिन जो वर्ब फॉलो होगी वो हमेशा बाद वाले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फॉलो होगी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, ये है सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट नंबर 2 में सिर्फ लिखा है पार्थिव, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2 कैसा है, सिंगुलर, एक आदमी के लिए यूज किया है। तो वर्ब में क्या चाहिए मुझे, एस चाहिए। देखिए यहां पे लिखा है हैज बीन अलॉटेड, हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब लगी है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। राइट, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 15 पे आते हैं, रूल नंबर 16 पे आते हैं। 15 इज अप, रूल नंबर 16 आप देखिए आपको क्या क्या बताता है। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि अब हम एडजेक्टिव्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज की विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए ब्लैक रिमोट, दिस ब्लैक पेन, ये रेड थ्रेड, या फिर ये वॉच के लिए भी आप ब्लैक ही यूज कर सकते हो, सारी चीजें तो ब्लैक ही है। मरून शर्ट, तो ये जो वर्ड्स लगा रहा हूं ना मैं, मरून, ब्लैक, रेड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, एडजेक्टिव है जो इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखें एडजेक्टिव्स तो ये हो गए, यानी कि विशेषता बताने वाले वर्ड्स तो ये हो गए। अब एडजेक्टिव्स ना 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, फिर होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जब भी हमको किसी एक चीज की क्वालिटी बतानी होती है, जैसे मैंने कहा ही इज अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या हो गया, एक आदमी की क्वालिटी बताने के लिए यूज्ड वर्ड हो गया, इसलिए ब्रेव क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और ये हमेशा एक चीज के लिए ही यूज होगा। ठीक है बेटा। सेकंड देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जब भी 2 लोगों की बात होगी तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव वर्ड यूज करेंगे। जैसे ही इज ब्रेवर दैन राहुल, तो ब्रेवर किस लिए यूज किया है, 2 लोग थे तो बताना था कि कौन सा वाला ज्यादा बहादुर है, तो कंपैरेटिव लगता है हमेशा 2 चीजों के लिए। अब आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, अगर मुझे यह बताना हो कि सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो मैं कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने कहा राहुल इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, तो 2 से ज्यादा जब हो जाएंगे तो मैं कौन सी डिग्री यूज करूंगा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फॉर मोर देन 2 थिंग्स। तो 3 डिग्रीज कौन सी होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं एक चीज के लिए, कंपैरेटिव यूज करते हैं 2 के लिए, और सुपरलेटिव यूज करते हैं 2 से ज्यादा कितना भी हो उसके लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, देन इज यूज्ड विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, बी केयरफुल विद देन। अब देखिए कंपैरेटिव, जब आपको ध्यान हो मैंने बोला था ही इज ब्रेवर देन राहुल, इसमें देन वर्ड से आपको डाउट में रखा जा सकता है। एग्जामिनर आपके लिए देन लगा के एग्जाम में दे सकता है, THEN वाला देन लगाएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा वर्ड लगाते हैं, देन वर्ड यूज करते हैं, THAN। तो देन यूज होगा हमेशा कंपेयर करने के लिए, ना कि THEN देन। चलिए देखते हैं आगे और कौन सी बातें समझनी है हमें। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स लिखे हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला लिखा है हाई, कंपैरिजन में ये हायर लिखना थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फर्स्ट इज हाई, सेकंड वुड बी हायर, सुपरलेटिव में हाईएस्ट हो जाएगा ये। पॉजिटिव में है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लिटिल, लेस या लेसर और लीस्ट। बैड का होता है वर्स, वर्स्ट, ये वाले आप ध्यान रखेंगे, थोड़े से ज्यादा यूज होते हैं ये। गुड का बेटर एंड बेस्ट होता है, ये वाला आपको ऑलरेडी पता होगा। ये तीनों आपको खास ध्यान रखने हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ध्यान रखिएगा ये। तो ये है कुछ एडजेक्टिव्स जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ER लगाते ही ये क्या बन जाते हैं, कंपैरेटिव, और EST लगाते ही जनरली ये क्या बन जाते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय देन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। THAN इसकी स्पेलिंग है बेटा, फिर से बता रहा हूं, THAN लगाएंगे हमेशा कंपैरेटिव्स में। जैसे ही इज ब्रेवर देन वरुण, यहां पे THAN लिखा है तभी ये सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है सुपरलेटिव्स आर ऑलवेज रिटन विद द बिफोर देम। हमने ये आर्टिकल्स में भी पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री लिखते टाइम क्या लगाते हैं, हमेशा उनसे पहले द लगाते हैं। तो वही रूल सॉर्ट ऑफ यहां पे रिपीट हो रहा है कि सुपरलेटिव्स को हमेशा किसके साथ लिखते हैं,
द के साथ लिखते हैं। जैसे लिखा है हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट क्या हो गया बेटा, सुपरलेटिव हो गया, तो टॉलेस्ट से पहले क्या लगा रहे हैं हम, द लगा रहे हैं इसको सही करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव्स ऐड मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव फॉर्म। अब सारे जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उन सब में हम er और est लगा के नहीं बना सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कुछ एडजेक्टिव्स क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल। अब मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल का पॉजिटिव हो गया ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव हो गया ब्यूटीफुलर और सुपरलेटिव हो गया ब्यूटीफुलेस्ट, लेकिन ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये वाली लिस्ट क्या बता रही है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं अपने पहले सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही इंटेलिजेंट का होगा मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। एक्टिव का होगा मोर एक्टिव या मोस्ट एक्टिव। डिफिकल्ट में वैसे ही मोर डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट करते हैं। तो कुछ वर्ड्स ER-EST यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ में आपको एक्स्ट्रा मोर या फिर मोस्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बेटा इन चीज को। चलिए चेक करते हैं। He is the braver than my bodyguard, so I plan to hire him soon. अब यहां पे लिखा he is the braver than my bodyguard। कंपेयर करा जा रहा है, यहां पे ब्रेवर यूज किया गया है। ठीक है, बढ़िया है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट इसकी डिग्री होती है। लेकिन क्या हमने ये सीखा था कि ब्रेवर के पहले दा लगता है? नहीं लगता, तो दा यहां से हटाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस सही है, he is braver than my bodyguard। क्लियर है? द हम कब लगाएंगे, जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तब लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। दिस विल टर्न ब्यूटीफुलर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सराउंडिंग फेंसेस। अच्छा, ब्यूटीफुलर कुछ हो सकता है क्या? ये वर्ड तो बिल्कुल गलत हो गया ना बेटा। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल, हमने पढ़ा था अभी। तो ब्यूटीफुलर को काट के हम क्या लगाएंगे, यहां पे लिखना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इट शुड बी मोर ब्यूटीफुल, ये तब सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर करते चलिए और मेक श्योर कि आपको ये चीजें सही समझ में आए। द प्रोजेक्ट यू आर सबमिटिंग इज वर्स्ट देन द वन यू सबमिटेड लास्ट ईयर। अब यहां पे दो प्रोजेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, जो अभी सबमिट किया जा रहा है और जो लास्ट ईयर सबमिट किया था। तो हमको कौन सा डिग्री यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है वर्स्ट, हमने पढ़ा था बैड, ये क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। फिर हमने पढ़ा था वर्स, ये कौन सा डिग्री होता है, कंपैरेटिव होता है। और वर्स्ट क्या होता है, WORST, ये क्या होता है, सुपरलेटिव। यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है, किस लिए, कंपेयर करने के लिए। तो यहां पे वर्स्ट को हटा के मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, WORSE। यहां पे वर्स्ट लगाऊंगा तब ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को नहीं यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव है वर्स्ट, जरूरत किसकी है, WORSE की, इसलिए वर्स्ट काट के वर्स्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे नंबर 4 पे आते हैं। One of the more splendid decorations is the decoration of this auditorium। अच्छा, one of the more splendid decorations। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम सेंटेंस को one of से शुरू करेंगे उसके बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है बेटा, याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, जब भी हम one of से कोई भी सेंटेंस यूज करेंगे तो ये फिक्स है कि हमेशा उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री ही आता है, उसके अलावा कोई डिग्री नहीं आ सकता। याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, जिससे इसलिए लिखा था क्योंकि आपको इसके थ्रू एक रूल बता सकूं। वन ऑफ के बाद में हमेशा कौन सा डिग्री आएगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो वन ऑफ द मोर स्प्लेंडेड, यहां पे मोर को काट के क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहां पे लिखेंगे मोस्ट, और ये सेंटेंस तब सही होगा, वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड। ठीक है, चलिए मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। नंबर 5 पे आते हैं। He is little nervous than his colleague who does not know even the ABC of his job post। He is little nervous than his colleague। अब यहां पे little लिखा हुआ है। little कौन सा फॉर्म होता है, little मतलब कम, little less least, ये होता था little। अगर आपको याद नहीं है मैं लिख देता हूं, little less और least, ये होता था फॉर्म। लिटिल क्या है, पॉजिटिव यानी कि एक चीज के लिए लगेगा। लेस क्या है, ये है कंपैरेटिव यानी कि दो चीजों के लिए लगेगा। लीस्ट क्या है, सुपरलेटिव यानी दो से ज्यादा चीजों के लिए लगेगा। यहां पे क्या किया जा रहा है, ही को कंपेयर कर रहे हैं किससे, कलीग से, यानी कि किसी दोस्त से या साथ काम करने वाले से। अब यहां पे लिटिल नर्वस लिखा हुआ है, लिटिल तो यहां पे लग गया पॉजिटिव डिग्री,
चाहिए क्या मुझे? कंपैरेटिव। तो लिटिल की जगह हटाएंगे और लिटिल की जगह पे क्या यूज करेंगे बेटा? लेस नर्वस लिखेंगे, तब ये सही बन पाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड इज लेस सो आई थिंक आई शुड नॉट शेयर इट विद यू गाइज। फूड कम है सो आई थिंक आई शुड नॉट शेयर इट विद यू गाइज। अब खाना कम है, इस बात को कहने के लिए अगर मैं लेस वर्ड यूज करूंगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि लिटिल वर्ड जो होता है ये क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। फिर आता है लेस, फिर आता है लीस्ट। लेस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पे तो सिर्फ फूड की बात हुई है, किसी से कंपेयर हुआ ही नहीं है, तो क्या मैं लेस यूज कर सकता हूं? गलत हो जाएगा। लेस की जगह क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? लिटिल यूज करूंगा, तब ये क्वेश्चन को सही करेगा। द फूड इज लिटिल सो आई थिंक आई शुड नॉट शेयर इट विद यू गाइस। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फटाफट आंसर करिएगा और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, he availed himself of that opportunity so he is successful in that field। अब हमने पढ़ा था he availed himself of that opportunity। availed ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था जिसके बाद में हमेशा क्या चाहिए होता है? हमें एक सेल्फ वाला या रिफ्लेक्सिव वर्ड चाहिए होता है। तो availed के बाद में himself लिखा है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। You must either be regular with your studies and study for longer period before the examination। अब यहां पे लिखा है you must either be regular with your studies and study for longer period। हमने पढ़ा था either के साथ में क्या लगाते हैं बेटा? हमेशा either के साथ में किसकी पेयरिंग होती है? और की पेयरिंग होती है। ठीक है, either के साथ में किसकी पेयरिंग होती है? और की। यहां पे either की पेयरिंग किसके साथ में की जा रही है? either के साथ में पेयरिंग करी जा रही है and की। तो पहले तो हमें पेयर सही करना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखेंगे। आइदर के साथ में एंड की जगह बेटा क्या चाहिए होगा? हमें और चाहिए होगा। इसको करते ही सेंटेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आइदर के साथ और नाइदर के साथ में नॉर की पेयरिंग होती है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अभी मच किधर आएगा? देखो यहां पे होता है मच और इधर होता है मोर, और यहां पे क्या फिर आता है मोर और फिर आता है मोस्ट। ठीक है, मच टू बी डिजायर्ड पॉसिबल नहीं है। यहां पे मच की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मोर टू बी डिजायर्ड, क्योंकि पहले से ही लोगों की बहुत सारी डिजायर्स है। कंप्यूटर एजुकेशन के बाद में उनकी डिजायर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसा कहने का सेंस है। तो मच लगाना यहां पे गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे? मोर। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो अगर आप रूल्स को प्रॉपरली पढ़ रहे हैं तो ये एकदम श्योर है कि आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज आई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब यहां पे हु लगा हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे हु लगा हुआ है। हु के लेफ्ट में हमें देखना होता है और हु के देखना होता है राइट में, है ना? रिलेटिव प्रोनाउंस का रूल मैंने आपको बताया था। हु के लेफ्ट में देखना होता है और हु के राइट में देखना होता है। हु के लेफ्ट में लिखा है आई और हु के राइट में क्या लिखा है? इज लिखा हुआ है। तो आई के साथ क्या इज पॉसिबल है? ये गलत हो जाएगा। आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? इज को काटेंगे और क्या लगाएंगे? एम। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस का ये रूल होता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे उनके लेफ्ट में जो वर्ड होगा वो वर्ड हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस के राइट वाले वर्ड से मैच करना चाहिए। आई के साथ आप कभी भी इज नहीं लगा सकते, इसीलिए आई के साथ में हमें एम लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस को ठीक कर पाएगा। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करे होंगे और ये दो रूल्स के बेसिस पे आप और नए नए क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करिए और नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेरीज है वो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए और साथ ही आप जुड़ जाइए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल से, जिससे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स, साथ में ही डेली हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी वर्ड्स को स्ट्रेंथन करने में मिले बहुत सारी हेल्प। टिल देन, टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू एंड टेक केयर। थैंक यू।